दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी भूगोल रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत हम प्रारंभ कर रहे हैं विश्व के भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिमाइंडर नोट्स, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम सौर मंडल खंड के अंतर्गत सूर्य तथा पृथ्वी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। टीजीटी पीजीटी रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत सूर्य तथा पृथ्वी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिमाइंडर नोट्स। इसमें सबसे पहले हम सूर्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, पीत वामन कहा जाता है किसे? तो उत्तर है सूर्य को। दोस्तों पीत वामन या येलो ड्वार्फ तारा सूर्य को कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह तारा कहा जाता है और सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा है। ये पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर अवस्थित है। तो याद रखिएगा, पीत वामन सूर्य को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो आप जानते हैं मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा है। सूर्य पृथ्वी से कितनी औसत दूरी पर स्थित है? तो उत्तर है लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूरी पर सूर्य स्थित है पृथ्वी से। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य के 4 मंडलों यानी फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना एवं क्रोड में से सौर पवन निकलती है कहाँ से? तो उत्तर है कोरोना से। दोस्तों सूर्य से बाहर निकलने वाले आवेशित कणों की बौछार को सौर पवन कहा जाता है और इन आवेशित कणों में मुख्यतः इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं। सौर पवन कोरोना से निकलती है, इसके लिए कोरोना का तीव्र तापमान महत्वपूर्ण कारक है। अगला प्रश्न है, सौर पवन की उत्पत्ति होती है कहाँ से? तो उत्तर है फोटोस्फीयर के सौर कलंक से। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सौर पवनों की उत्पत्ति फोटोस्फीयर के सौर कलंक से होती है। अगला प्रश्न, निहारिका या नेबुला क्या है? तो अंतरिक्ष में तप्त धूल और गैसों के बादल को निहारिका या नेबुला कहा जाता है। निहारिका अंतरिक्ष में धूल और गैस के विशालकाय बादल होते हैं। इनमें मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैस के अतिरिक्त धूल कण पाए जाते हैं। कुछ निहारिकाएं किसी मृत हो रहे तारे यानी सुपरनोवा के विस्फोट से निकलने वाली गैस और धूल से निर्मित होती हैं। तो इस तरह से निहारिका अंतरिक्ष में तप्त धूल और गैस के बादल हैं। अगला प्रश्न है, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग क्या कहलाता है? तो ये प्रच्छाया या अम्ब्रा कहलाता है। ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग प्रच्छाया कहलाता है। ये उपछाया से घिरा होता है जो धुंधला होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रच्छाया जो कम धुंधले भाग से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसे उपछाया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? तो आप जान लीजिए, फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल कहा जाता है सूर्य के दीप्तिमान सतह को। और आप जान लीजिए, सूर्य का दीप्तिमान सतह प्रकाश मंडल कहा जाता है। प्रकाश मंडल किसी तारे की बाहरी परत होती है जिससे कि प्रकाश निकलता है। वास्तव में हम सूर्य के इसी प्रकाश मंडल को देख पाते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है? तो सूर्य के सतह का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला प्रश्न है, जिस विद्वान द्वारा ये सिद्ध किया गया कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वो कौन है? तो ये हैं वाराहमिहिर। दोस्तों 6ठी शताब्दी ईस्वी के प्रसिद्ध खगोलविद वाराहमिहिर ने बताया कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। अगला प्रश्न है, सूर्य के कोर का तापमान कितना है? तो याद रखिएगा, सूर्य के कोर का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य के समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूर्य के समस्त ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन है। और आप जान लीजिए, सूर्य के समस्त ऊर्जा का केंद्र नाभिकीय संलयन
यानी न्यूक्लियर फ्यूजन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह भारतीय विद्वान जिसने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ये थे ब्रह्मगुप्त। दोस्तों, ब्रह्मगुप्त ने सबसे पहले ये बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। अगला प्रश्न है, वह भारतीय विद्वान जिसने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। तो ये थे आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, सन 1543 ईस्वी में पृथ्वी के केंद्रस्थ ब्रह्मांड के स्थान पर सूर्य केंद्रस्थ ब्रह्मांड की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। तो एन कापरनिकस के द्वारा। दोस्तों, एन कापरनिकस ने 1543 में पृथ्वी केंद्रस्थ ब्रह्मांड के स्थान पर सूर्य केंद्रस्थ ब्रह्मांड की संकल्पना प्रस्तुत की और कापरनिकस ने बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो कापरनिकस के द्वारा। हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत यानी जो है सूर्य केंद्रस्थ ब्रह्मांड की संकल्पना कापरनिकस के द्वारा प्रस्तुत की गई। जिस सिद्धांत के तहत सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र में माना जाता है, तो ये सूर्य केंद्रस्थ ब्रह्मांड यानी हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आकाश का रंग नीला होता है किसके कारण। तो धूल कणों द्वारा प्रकाश छितरा जाता है, यानी इसका प्रकीर्णन हो जाता है। इसी कारण आकाश का रंग नीला होता है। प्रकीर्णन दोस्तों, जब सूर्य की किरणें वायुमंडल से होकर गुजरती हैं तो वायु में उपस्थित विभिन्न अणुओं, धूल, धुएं आदि के कणों द्वारा उसका प्रकीर्णन हो जाता है। बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक और लाल रंग का सबसे कम होता है। इसी कारण आकाश नीला दिखाई देता है। सौर कलंक या सन स्पॉट क्या है। तो सूर्य की सतह के काले धब्बों को सौर कलंक कहा जाता है और ये सूर्य के प्रकाश मंडल की अस्थायी घटना है। जब सूर्य किसी भाग का ताप अन्य भाग की तुलना में कम हो जाता है तो वो धब्बे के रूप में दिखाई देता है। इसे ही सौर कलंक कहते हैं। इस धब्बे का जीवन काल कुछ घंटे से लेकर कुछ सप्ताह तक होता है और सौर कलंक का तापमान लगभग 6500 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य की सतह फोटोस्फीयर पर स्थित अपेक्षाकृत ठंडे और काले धब्बों को क्या कहा जाता है। तो सौर कलंक यानी सन स्पॉट कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सौर स्थिरांक का मानक मात्रा क्या है। तो ये है 1.94 कैलोरी प्रति मिनट प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी लगभग 2 कैलोरी प्रति मिनट प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप जान लीजिए कि सौर स्थिरांक की मानक मात्रा लगभग 1360.8 वाट प्रति वर्ग मीटर जो है वर्ष 2008 के अनुसार। इसका निकटतम मान 1.94 कैलोरी प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर है और पृथ्वी के सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर सूर्य से प्राप्त ऊर्जा प्रायः स्थिर रहती है। इसे सौर स्थिरांक कहते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह के प्रति इकाई क्षेत्र पर सूर्य से प्राप्त ऊर्जा प्रायः स्थिर रहती है, इसको क्या कहते हैं। तो इसको सौर स्थिरांक या सौरिक स्थिरांक कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सौर कलंक का तापमान अपने चारों ओर के फोटोस्फीयर के तापमान से लगभग कितना कम होता है। तो याद रखिएगा, सौर कलंक दोस्तों सूर्य के किसी भाग का ताप अन्य भागों की तुलना में कम होता है तो वो धब्बे के रूप में दिखाई देता है, उसे ही सौर कलंक कहते हैं। और सौर कलंक का तापमान अपने चारों ओर के प्रकाश मंडल के तापमान से लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। अगला प्रश्न है, सौर कलंक का जीवन काल कुछ दिनों से लेकर कुछ महीने तक होता है। सौर कलंकों की संख्या में घटने बढ़ने का चक्र या सौर चक्र कितना होता है। तो ये 11 वर्ष होता है। और आप जान लीजिए कि सन स्पॉट्स की संख्या लगभग 11 वर्ष के चक्र में घटती बढ़ती है। पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी कितनी है। तो 14.96 करोड़ किलोमीटर। दोस्तों, पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। इसलिए आप जान लीजिए कि बृहस्पति जो है और पृथ्वी तो सूर्य से 14.96 करोड़ किलोमीटर है और बृहस्पति की सूर्य से दूरी 77.86 करोड़ किलोमीटर और शनि की सूर्य से दूरी 143.3 करोड़ किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है।
तो सबसे नज़दीक बुध है 57.9 मिलियन किलोमीटर, उसके बाद शुक्र 108.2 मिलियन किलोमीटर, पृथ्वी 149.6 मिलियन किलोमीटर, तो वही 14.96 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी सूर्य से। मंगल 228 मिलियन किलोमीटर, बृहस्पति 778.5 मिलियन किलोमीटर, शनि की सूर्य से दूरी 1432 मिलियन किलोमीटर, अरुण की सूर्य से दूरी 2867 मिलियन किलोमीटर और वरुण 4515 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित है सूर्य से। अगला प्रश्न है दोस्तों, आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है? तो सबसे बड़ा ग्रह आकार में बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध हैं। ये आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम यानी बड़े से छोटे का क्रम है। अगला है द्रव्यमान के घटते क्रम में ग्रहों का क्रम क्या है? तो सबसे अधिक द्रव्यमान बृहस्पति का, उससे कम शनि का, फिर वरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। ये द्रव्यमान के आधार पर घटते हुए क्रम में ग्रहों का क्रम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है कितने दिन में? तो 687 दिन यानी 687 डेज में मंगल सूर्य की परिक्रमा करता है। ग्रहों की सूर्य के चारों ओर परिक्रमा अवधि के अनुसार बढ़ता क्रम, तो देखिए बुध जो है ये सबसे छोटा ग्रह भी है, ये 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है, सूर्य के सबसे नज़दीक है। शुक्र 224.7 दिन में, पृथ्वी 365.25 दिन में, मंगल 687 दिन में, बृहस्पति 4331 दिन में, शनि 10,747 दिन में, अरुण 30,589 दिन में और वरुण 59,800 दिनों में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। अगला प्रश्न है, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो उस स्थिति को सिजगी कहा जाता है। दोस्तों सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं तो उसे सिजगी की अवस्था कहते हैं। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी क्रमशः एक सीध में होते हैं तो उसे युति यानी कंजंक्शन कहते हैं। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा क्रमशः एक सीध में होते हैं तो उसे वियुति यानी अपोजिशन कहते हैं। युति की घटना कब होती है? तो युति की घटना अमावस्या यानी न्यू मून को होती है और वियुति की घटना पूर्णिमा यानी फुल मून को होती है। अगला प्रश्न है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है यानी युद्ध की स्थिति तो कौन सी घटना होती है? तो उत्तर है सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण होता है। दोस्तों आप जान लीजिए, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण की घटना कब घटती है? तो सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन ही होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी यानी वियुत की स्थिति हो जाती है तो कौन सी घटना घटती है? तो इसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण की घटना कब घटती है? तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा यानी फुल मून को ही ये घटना होती है। अगला प्रश्न है, डायमंड रिंग की घटना देखी गई है तो केवल परिधीय क्षेत्रों में समग्रता निशान के साथ डायमंड रिंग की घटना देखी गई है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तथा पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश न पड़कर चंद्रमा की परछाई पड़े तो सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है और पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के परिधीय क्षेत्रों में डायमंड रिंग या हीरक वलय की स्थिति बनती है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के परिधीय क्षेत्रों में दिखाई पड़ता है तो ये डायमंड रिंग या हीरक वलय। सूर्य का बाहरी भाग जो बिना किसी यंत्र के सामान्य आँख से केवल सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कोरोना कहा जाता है। और दोस्तों किसी भी परिस्थिति में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि होती है कितनी? तो याद रखिएगा 7.5 मिनट। तो याद रखिएगा किसी भी परिस्थिति में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि 7.5 मिनट ही होती है। सूर्य के बाद अब आइए पृथ्वी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न है, ईयान, महाकल्प, कल्प और युग में से सबसे लंबी अवधि क्या है? तो सबसे लंबी अवधि ईयान होता है। ईयान के बाद महाकल्प, उसके बाद कल्प, फिर युग का क्रम आता है।
अगला प्रश्न है, पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास का नवीनतम कल्प कैम्ब्रियम, पर्मियन, क्वाटरनरी और टर्शियरी में से कौन सा है? तो नवीनतम जो है वो क्वाटरनरी होता है। नवीनतम से पुरातन का क्रम जो है वो पहले क्वाटरनरी, उसके बाद टर्शियरी, फिर पर्मियन और सबसे लास्ट में या सबसे पुराना कैम्ब्रियन युग है। अगला प्रश्न आपका सही सुमेलन करना है, महाकल्प और कल्प। तो पैलियोजोइक महाकल्प में जो है सिलूरियन कल्प आता है, मेसोजोइक महाकल्प में जुरासिक कल्प, प्री कैम्ब्रियन में आर्कियन कल्प और सोनोजोइक या केनोजोइक महाकल्प में नियोसीन युग आता है। अगला प्रश्न है, वह महाकल्प जो प्रथम धरातल पिंड के विकास से संबंधित माना जाता है, तो इसे प्राचीन या प्री कैम्ब्रियन महाकल्प कहा जाता है, याद रखिएगा। तो वह महाकल्प जो सबसे पहले धरातल पिंड के विकास से संबंधित है उसे प्री कैम्ब्रियन या प्राचीन कल्प कहते हैं। पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है आपको बताना है। तो सही उत्तर है 4.6 अरब वर्ष पृथ्वी की आयु है। अगला प्रश्न है, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस कल्प जिस महाकल्प के हैं, तो ये मेसोजोइक महाकल्प में ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस कल्प आते हैं। दोस्तों मेसोजोइक महाकल्प जो है इसको 3 युगों ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, वह युग जो महान हिमयुग के लिए जाना जाता है, तो ये प्लीस्टोसीन युग, याद रखिएगा। प्लीस्टोसीन युग की सबसे बड़ी विशेषता भूपटल पर हिम का विस्तृत आवरण का होना था और इसी कारण इस युग को महान हिमयुग के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रह, उपग्रह, उल्का और पुच्छल तारा में से वह सौर मंडलीय पिंड जिससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है, तो इसे उल्का पिंड कहते हैं। अगला प्रश्न है, बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य को जो आकाश में चमकती लकीर सदृश होता है जिसे टूटता हुआ तारा कहते हैं, वो क्या होता है? तो इसे उल्का या मेटियोर कहते हैं। तो याद रखिएगा, सौरमंडल के उल्का पिंड से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है और जब ये पिंड उल्का आकाश में पृथ्वी की चमकती हुई चमकीली लकीर की तरह होते हैं जिन्हें टूटने वाला तारा कहा जाता है और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही घर्षण से ये चमकने लगते हैं और पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही सामान्यतः जलकर राख हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, वह उल्का जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही घर्षण के कारण जल उठते हैं और पूर्णतः जल नहीं पाते, चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर आ गिरते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे उल्का पिंड कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी कितनी है? तो उत्तर है, अगर आप देखेंगे 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी और 1.496 इंटू 10⁸ किलोमीटर को एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं और ये जो है 1.5813 इंटू 10⁻⁻5 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? तो प्रकाश वर्ष कहते हैं और ये दूरी का बहुत बड़ा मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को क्या कहा जाता है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या एक खगोलीय इकाई कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक खगोलीय इकाई कितने के बराबर है? तो 1.49598 इंटू 10⁸ किलोमीटर के बराबर होता है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक पारसेक कितने के बराबर होता है? तो 3.0857 इंटू 10⁻14 किलोमीटर के बराबर होता है और पारसेक बहुत बड़ा मात्रक है, पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, खगोलीय इकाई प्रकाश वर्ष और पारसेक में से सबसे बड़ा दूरी मापने का पैमाना क्या है? तो ये पारसेक जो है सबसे बड़ा है, उसके बाद प्रकाश वर्ष, फिर खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी होती है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जिस वेग से घूमती है तो वो 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी की अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को क्या कहते हैं? तो पेरिहिलियन यानी उपसौर कहा जाता है पृथ्वी की अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को, और पृथ्वी की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर या एपहिलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उपसौर की स्थिति जिस दिन होती है, उपसौर की स्थिति जिस दिन होती है वो दिन कौन सा होता है? तो उपसौर की स्थिति 3-4 जनवरी को होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उपसौर की स्थिति 3-4 जनवरी को और अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। सौर मंडल खंड के अंतर्गत हमने सूर्य तथा पृथ्वी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं, और आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। आगे के भागों में हम सौर मंडल के अन्य प्रमुख ग्रह और उपग्रह, अक्षांश और देशांतर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के विश्व के भूगोल खंड के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। आप सामान्य अध्ययन के लिए भी इस वीडियो को रिवीजन के लिए उपयोग में ला सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।